Hello everyone. Am I audible? Please check the volume. So this is a very important session. यहां पर आज हम और आप मिलकर एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज हम, जिसका नाम है सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस 2021. Yes. So this particular video is about SEBI delisting of equity shares regulations 2021. मैं बहुत इजी करने वाला हूं, मेरा अप्रोच सुन लीजिए. ये चैप्टर जब पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स के कंप्लेन्स आ रहे थे या इश्यूज आ रहे थे, इवन सम आर नॉट माय स्टूडेंट्स एंड दे हैव टोल्ड दैट सर ये चैप्टर इतना ह्यूज, इतना इसमें वॉल्यूम लगता है कि बस हम अंडरलाइनिंग करते जाते हैं और फाइनली लगता था कि चैप्टर इज सो थियोरिटिकल. मैं इसको अलग ढंग से आपके संग डिस्कस करने वाला हूं. मैं इस चैप्टर में आपको पहले कॉन्सेप्ट्स दूंगा पीपीटीज के थ्रू. आफ्टर आई कंप्लीट द पीपीटी कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड विथ यू, मैं फिर एग्जाम के एंगल से 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क के क्वेश्चन पर जगह जगह हैमर करूंगा, ताकि आपको यह पता चले कि नॉलेज एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे. इस चैप्टर में एक न्यूमेरिकल भी इन्वॉल्व होता है, जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस में भी आया हुआ है, एंड अमेंडमेंट्स को देखते हुए एक सेकंड न्यूमेरिकल भी हम सोच सकते हैं इस चैप्टर के संग. तो अभी हम सबसे पहले एक बैकग्राउंड शुरू करते हैं. जो डीलिस्टिंग के रेगुलेशंस पहले थे वो अभी भी कॉन्सेप्चुअली सेम है विथ मोर क्लैरिटी. सही अमेंडमेंट लाने की दरकार क्यों थी? कि पहले क्योंकि जो सेबी के डीलिस्टिंग रेगुलेशंस थे, जो अक्वायरर को जो पेमेंट करना पड़ता है या बहुत प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जो भी डीलिस्ट के लिए जो लोगों के शेयर्स को एक्वायर करना चाहते हैं, उसमें टाइमलाइंस उतने क्लैरिटी से नहीं दिए गए थे. तो इन द न्यू डीलिस्टिंग रेगुलेशंस आज जब हम क्लास में भी करेंगे ना, बहुत सारे टाइमलाइंस आएंगे, तो उसको लेकर टेंशन में मत आइए. पहले बैकग्राउंड रिवाइज कर लेते हैं जो पुराने डीलिस्टिंग रेगुलेशंस के साथ बहुत मैच करते हैं, एंड देन एट द सेम टाइम वी विल बी सीइंग दैट व्हाट इज न्यू, कि टाइमलाइंस अब बहुत आ गए हैं एंड छोटे छोटे अमेंडमेंट्स जो आए हैं वो भी हम लोग देख लेंगे. तो मैं वैसे ये चैप्टर अज्यूम कर रहा हूं कि आपको नहीं आता है, मैं फ्रॉम द स्क्रैच ही शुरू करूंगा. ओके, सबसे पहले चलिए खेलते हैं हम और आप मिलकर. व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ गुड? बैड. टॉल, शॉर्ट. लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज. यस, सही पहचाना आपने. नाम है डी लिस्टिंग, ऑपोजिट है डी लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज. सर एक बात बताइए, डीलिस्टिंग एंड सस्पेंशन ऑफ सिक्योरिटीज में क्या फर्क है? सस्पेंशन टेम्पररी होता है, डीलिस्टिंग परमानेंट होता है, कई सालों तक आप वापस नहीं आ सकते. सर यहां पर भी रीलिस्ट होने का तरीका है क्या? बताऊंगा. कई सालों तक नहीं आ सकते, लंबा समय तक वापस आप आ पाओगे. सस्पेंशन कुछ ही दिनों के लिए है, बट डीलिस्टिंग इज फॉर अ लॉन्ग टाइम कंपैरेटिवली. सर एक बात बताइए ना, डीलिस्टिंग क्या क्या टाइप से हो सकते हैं? तो अगर आप स्क्रीन देख रहे हो, आज स्क्रीन में आप देख रहे हो वॉलंटरी डीलिस्टिंग, जो पहले भी था अभी भी वापस है, और एक है कंपल्सरी डीलिस्टिंग. ओके, एंड देयर आर सम स्पेशल केसेस आल्सो. तो ये जो मैं बेयर एक्ट रेगुलेशंस, इस वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन लिंक पे नीचे आप देखिएगा, इसकी मार्क्ड पीडीएफ जो मैंने पूरा एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस करके इसकी पूरी मार्क्ड पीडीएफ और इजी वर्जन्स यहां पर जॉट डाउन किया है, ये भी आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूं, ताकि आप जब वीडियो देख रहे हो इसकी प्रिंट आउट ले ले, एंड यू कैन फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग रादर देन जस्ट मार्किंग. और मैं भी अननेसेसरली क्लास को फिर वो 10 आवर्स की क्लास डीलिस्टिंग के नहीं डालना चाहता हूं यूट्यूब पर. आपके लिए एकदम कॉम्प्रिहेंसिव और सही तरीके से क्रिस्प ज्ञान आपके लिए यहां पर मौजूद है. तो आइए, भूमि पूजन कर रहे थे हम लोग. सर सबसे पहले एक बात बताइए, कोई कंपनी इच्छा से क्यों अपने आप को डीलिस्ट कराना चाहता है? व्हाई कंपनी वुड गो फॉर वॉलंटरी डीलिस्टिंग? देखिए, लिस्टिंग के बहुत फायदे होते हैं, बट अगर आपके कंपनी में अभी ऐसा कुछ आपको लग नहीं रहा है कि आपका स्टॉक एक्सचेंज में अभी कोई ग्रोथ हो रहा है, तो आप डीलिस्ट कराना चाहेंगे, बिकॉज सेबी के स्टॉक एक्सचेंज के बहुत सारे कंप्लायंस बर्डन होते हैं कंपनीज पर. कभी ये इन्फॉर्म करो, इवेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन ट्रिगर हो जाता है, कभी क्वार्टरली, कभी हाफ ईयरली, कभी एनुअली. लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हैव टू बी गिवन टू द स्टॉक एक्सचेंज, और नहीं दो तो फिर पेनल्टी.
तो इससे बेटर होगा यार, हमको इतना कंप्लायंस कॉस्ट का बर्डन हो रहा है, फिर एक आदमी रखो जो होशियार हो, जो इन कंप्लायंसेस को निभाए. इट्स बेटर दैट आई डीलिस्ट माई सेल्फ. तो कंपनीज वॉलंटरी डीलिस्टिंग की तरफ कई बार जाना चाहती है. अपने इस कंप्लायंस कॉस्ट, हर साल जो एक लिस्टिंग फीस लग जाता है, इन बर्डन्स को बचाने के लिए, एट द सेम टाइम दे आर एनालाइजिंग कि अभी हमारा कोई स्कोप है नहीं कि लिस्टिंग करके एज सच कोई फायदा होने वाला है हमारे को. तो दे वांट टू गो फॉर वॉलंटरी डीलिस्टिंग. सो व्हाट इज कंपल्सरी डीलिस्टिंग? जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कंपल्सरी डीलिस्टिंग का मतलब स्टॉक एक्सचेंज से आपको हटाया है स्टॉक एक्सचेंज ने. स्टॉक एक्सचेंज का एक पैनल आपके खिलाफ ये कंपल्सरी डीलिस्टिंग का ऑर्डर पास करता है एज अ पनिशमेंट. जरूर तुमने कुछ सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस का उल्लंघन किया है, जरूर तुमने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में एक रूल्स है और एक सेक्शन है, उसके अंदर कई पॉइंट्स लिखे हुए हैं. जब तुम उनका उल्लंघन करते हो तो हम कहते हैं कि ये कंपल्सरी डीलिस्टिंग की नौबत आ गई है. यानी कंपल्सरी डीलिस्टिंग में पनिशमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग है, वॉलंटरी तुम इच्छा से किए हो. पर आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि ये सब करने के पहले मुझे क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है. नाउ वॉलंटरी के और कंपल्सरी के अलावा कुछ स्पेशल केसेस भी आज हम देखेंगे. स्मॉल कंपनीज बोलकर फिर और कुछ नया भी आया है कि जो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे कंपनीज लिस्टेड होती है ना, वहां पर अलग तरीका होता है डीलिस्टिंग करने का. तो इस बार जो 2021 वाला जो कॉन्सेप्ट आया है डीलिस्टिंग रेगुलेशंस का, उसमें स्मॉल कंपनीज, सब्सिडरी कंपनीज के लिए भी कुछ स्कीम है. एंड जो कंपनीज इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है, पहले इसको हम लोग बोलते थे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यहां पर भी आप अगर अपने आप को यहां से डिलिस्ट कराना चाहते हैं तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस आया है. तो एक बैकग्राउंड रेडी हो रहा था कि डीलिस्टिंग, वॉलंटरी डीलिस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो वॉलंटरी डीलिस्टिंग आप इच्छा से कंपनी डिसाइड करके, उसका बोर्ड, उसका शेयर होल्डर्स, अभी फॉर्मेलिटीज पढ़ेंगे हम, वो डिसाइड करके डीलिस्ट कर रहे हैं कि यार बहुत बर्डन आ रहा है और कुछ कामकाज है नहीं और कंप्लायंस कॉस्ट भी बहुत है, तो बेटर होगा वी वांट टू डीलिस्ट आवरसेल्व्स. सर वापस हम आ सकते हैं वॉलंटरी डीलिस्ट करने के बाद? पढ़ेंगे हम लोग, रीलिस्ट हो सकते हैं 3 साल बाद या कितने साल बाद, देखेंगे. कंपल्सरी डीलिस्टिंग, स्टॉक एक्सचेंज के पैनल ने आपको कंपल्सरी डीलिस्ट किया है, प्रोसेस फॉलो करके, कुछ उल्लंघन आपने किया है तो एज अ पनिशमेंट आपको किया गया है. और कंपल्सरी डीलिस्टिंग में क्या सर मैं वापस आ सकता हूं? हो गई सर भूल, माफ कर दीजिए, 10 साल बाद आप वापस आ सकते हैं कंपल्सरी डीलिस्टिंग में. वॉलंटरी डीलिस्टिंग में टाइम पीरियड शॉर्ट है, आप कुछ सालों बाद ही वापस आ सकते हो रीलिस्ट करने के लिए. भी देख लेंगे एग्जैक्ट टाइम्स अंदर जब पढ़ेंगे. तो बैकग्राउंड पहले आंखों के सामने क्लियर हो गया है, वॉलंटरी एंड कंपल्सरी. अगर मैं ये शुरू में टारगेट कर रहा हूं तो 1 सेकेंड का टाइम देता हूं. इफ समवन वांट्स टू ड्रॉ, प्लीज फुल स्क्रीन कर लीजिए एंड इस पोर्शन को बस ड्रॉ कर लीजिए अपने रफ कॉपी में. एससीज मतलब ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस. एंड यहां पर आप कुछ से डीलिस्ट कर रहे हैं बट आफ्टर डीलिस्टिंग स्टिल रिमेनिंग ऑन नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंजेस. मतलब यहां पर आप सारे स्टॉक एक्सचेंजेस से डिलिस्ट हो गए और सर यहां वाले पर स्टिल रिमेनिंग ऑन नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज. मतलब डिलिस्ट हुए हैं पर डिलिस्ट होने के बाद भी हम कुछ में अभी भी बरकरार हैं. सपोज यहां पर मैं अगर बोलूं सर मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में था, मैं कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में हूं, ठीक है, और मैंने अपने आप को हटा दिया सर, मैंने अपने आप को बीएसई से हटा दिया, कोलकाता से हटा दिया, बट आई एम स्टिल ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तब मैं ये वाले केस में हूं. पर अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की कि सर मैं बीएसई में हूं, मैं एनएसई में हूं, मैं कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में भी हूं, और सर यहां पर क्या हुआ, मैंने अपने आप को तीनों से हटा दिया. या मैं बोलूं एक और एग्जाम्पल इसी में फिट कर सकता हूं, मैं कैलकाटा में अभी भी हूं सर, पर सर मैं बीएसई और एनएसई से भी हट गया, ये भी ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस माना जाएगा. तो क्यों? कैलकाटा में तो आप हैं ना सर, कैलकाटा में हो पर कैलकाटा इज नॉट हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल. तो नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल में मैं अगर एक में भी नहीं हूं, सर हो ना अभी भी कैलकाटा में, इट्स नॉट अ नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल,
तो मैं माना जाऊंगा ये केस के अंदर पढ़ रहा हूं फ्रॉम ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस। और वहां वाले पर देखो मैं हटा हूं, पर आई एम स्टिल ऑन एनएससी। प्लीज ड्रॉ दिस, आई विल गिव यू 30 seconds टाइम। तो डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, एंड वी हैव जस्ट एंटर्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डीलिस्टिंग। और एक लाइन जरूर लिख देना, डीलिस्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सस्पेंशन। सस्पेंशन टेम्पररी होता है। Is it okay? And did you write layout, please? Did you write that delisting is different from suspension? Suspension temporary suspension होता है कई बार आपके ट्रेडिंग का, but delisting is having a long term impact. Okay. तो ये SCRAs या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन है, क्लास में आपको बताऊंगा उसमें क्या क्या ग्राउंड्स यूजुअली होते हैं कंपल्सरी डीलिस्टिंग के लिए। ओके, लंबी सांस। तो वॉलेंट्री में आप बताइए, लोगों ने आपके कंपनी में इन्वेस्ट किया था, क्या सोच के इन्वेस्ट किया था आपकी कंपनी में लोगों ने? सर हम एक लिस्टेड कंपनी है, उसकी रेपुटेशन की बात कुछ अलग ही होती है सर, और अब तुम अचानक अपने आप को डीलिस्ट करा रहे हो, ऊपर से तुम सारे स्टॉक एक्सचेंजेस से अपने आप को डीलिस्ट करा रहे हो। नहीं सर, मेरा वो वाला देखिए, मैं बीएसई से हटाया हूं, कोलकाता से हटाया हूं, बट मैं एनएससी में अभी हूं। हाँ वो फिर भी सही है, पर बड़ी गुस्ताखी कौन सी होती है? बीएससी एनएससी दोनों से डालिए, अब तुम सिर्फ कोलकाता में हो। तो ऐसे सिचुएशन में याद रखिएगा, इस टाइप के सिचुएशन में याद रखिएगा, आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना पड़ता है। यू कैन राइट वन लाइन, जब आप ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस से हटाते हैं ना, देन प्लीज राइट एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू बी गिवन। यहां पर exit opportunity to investors. So what do you mean by this line? लिख लीजिए। अब इन्वेस्टर्स को, वो जो एक्वायरर हैं, जो वॉलंटरी डिलिस्ट कराने के लिए आपको पैसे देंगे, एक्वायरर विल बियर द एक्सपेंसेस ऑफ डिलिस्टिंग टू, वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे, वो आपके शेयर्स लेंगे और आपको पैसा देंगे। ओके, यहां पर नो एग्जिट अपॉर्चुनिटी, यहां पर आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देना है। बट अगर आप अपने आप को सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैविंग नेशन वाइड टर्मिनल्स वहां से हटाते हो तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना पड़ता है। सर यहां तक तो सेम ही लग रहा है जो हमने पहले भी कभी डीलिस्टिंग रेगुलेशन अगर पढ़ा है। सर मेरा तो नहीं पढ़ा हुआ था, मेरा क्या होगा आज का क्लास में, मैं तो शुरू से ही पढ़ा रहा हूं, पर अगर कोई पहले वाले रेगुलेशंस को पढ़ रखा हो, वहां पे भी सिमिलर चीजें ही थी। एग्जिट अपॉर्चुनिटी हमें देना पड़ता है इफ आई एम रिमूविंग माई सेल्फ फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस हैविंग नेशन वाइड टर्मिनल्स। और वहां पर बीएससी वाले में नो मतलब जब आप एनएससी में अभी भी हैं, द नो एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू बी गिवन। तो आप लॉजिक से बताओ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक दो तो प्रोविजंस याद होगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कहां होने वाले हैं, आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं इस वाले में। कहां वाले में? ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी वाले केसेस में। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले अच्छी चीजों को। ये बैकग्राउंड रेडी हो गया आपका। पहले स्मॉल कंपनीज को एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देना पड़ता है। यहां पर बेसिकली व्हेन आई से ना एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना पड़ता है, मतलब एक प्राइस उनको आप देंगे, और ये जो प्राइस है ये रिवर्स बुक बिल्डिंग के थ्रू डिटरमिन होगा। ये पहले भी था। जो प्राइस आप उनको देते हैं, एक लाइन सुन के रखो, डीलिस्टिंग के समय if you are delisting, if a listed company is delisting its equity shares from all stock exchanges having nationwide terminals, exit opportunity has to be given, and the exit price जो आएगा that will be determined through
रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ये वर्ड सुना है बुक बिल्डिंग कभी? बुक बिल्डिंग अगर आपको याद नहीं हो, मैं याद दिलाता हूं। हम लोग जब आईपीओ लाते हैं तो एग्जैक्ट प्राइस नहीं रहता हमारे उसमें, प्राइस बैंड हम सिर्फ इंडिकेट करते हैं। लोगों को बिडिंग का मौका मिलता है, फिर एक फाइनली हम एक ऐसा प्राइस सिलेक्ट करते हैं जहां पर हम, ऑफ कोर्स जब हम पैसा रेस कर रहे हैं हम तो यही चाहेंगे ना कि हम हायर प्राइसेस पर दें। पर डीलिस्टिंग में क्या होता है? डीलिस्टिंग में एक्वायरर को खरीदना है शेयर्स, वो तो लोअर प्राइस ही चुनेगा, और एक लोअर प्राइस में भी एक ऐसा प्राइस जहां पर मेरा एक परसेंटेज पढ़ूंगा मैं कि उतने लोगों का मेरे को अक्वायर करना है शेयर्स। ओके, तो प्रमोटर्स डीलिस्टिंग के दौरान जब शेयर्स अक्वायर करते हैं प्रमोटर्स यूजुअली, तो प्रमोटर्स को जो प्राइस डिटरमिन करना है इस केस में, when I am removing the equity shares from all stock exchanges having nationwide terminal, यानी मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, after delisting I am not continuing on any stock exchange having nationwide terminal, then the exit price will be determined through reverse book building. ओके, ये याद रखिएगा। सर एक बात बताइए, अमेंडमेंट मतलब बेसिकली चेंज क्या है? आई विल डिस्कस विथ यू। लुक हियर एवरीवन, मैं पहले कुछ अच्छी चीजें कराता हूं जहां पर चेंजेस इन्वॉल्व है। ये देखिए बेयर एक्ट का पोर्शन है जो आपको भी मैंने पीडीएफ दिया है। ये चैप्टर 3, व्हाट इज दिस? लुक हियर एवरीवन, ये सेबी का ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट है जिससे पढ़ना बहुत अच्छा होता है ताकि आप ऑफिस में भी अच्छा करें और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से क्रैक कर सके। हेडिंग क्या दिया हुआ है देखो सब कोई, सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशंस 2021, ठीक है। तो इसमें कई चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 में डेफिनेशंस था, चैप्टर 2 में स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी था। हम शुरू कर रहे हैं हमारा डिस्कशन चैप्टर 3 से, और चैप्टर 3 तुम्हारे पास भी ये पीडीएफ भेजी गई है, आप मार्क कर लो, और मार्क्ड वाला भी भेजा गया है व्हाट्सएप ग्रुप में, वो भी चेक कर लो। कंडीशंस एंड प्रोसीड्यूर फॉर डीलिस्टिंग वेयर एग्जिट अपॉर्चुनिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो लिखा है डीलिस्टिंग फ्रॉम सम ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, जहां पर आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी कब नहीं देनी पड़ती है? अगर आप कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस अपने आप को हटाते हैं, पर हटाने के बाद यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड टर्मिनल। तो ये हेडिंग आपने देखा जहां एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देनी पड़ती है। इफ आफ्टर प्रपोज डीलिस्टिंग द इक्विटी शेयर स्टिल रिमेन्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते अच्छे से, ये लाइन लर्न कर लेना। आफ्टर द डीलिस्टिंग, प्रपोज डीलिस्टिंग, द इक्विटी शेयर्स आर स्टिल लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज having nationwide trading terminal. Is it okay everyone? ऐसे सिचुएशन में this thing comes into picture. तो प्रोसीड्यूर फॉर डीलिस्टिंग क्या होता है? अगर हम एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देना है हमें, तब क्या प्रोसीड्यूर है? तो पहला गुड न्यूज, एग्जाम का पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा प्लीज, 4 मार्क्स, कि क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ता है when no exit opportunity is required. And it is very very simple. कॉपी मेंटेन करो, एक कॉपी मेंटेन करो ताकि मुझे आप क्लास के बाद जो जो इसको यूट्यूब से भी करेंगे मुझे एक पीडीएफ भेजेंगे, यू हैव अटेंडेड। प्रायर बोर्ड रेजोल्यूशन, जो यहां बड़ा सेंटेंस है उसी का इजी वर्जन मैंने लिखा है। पहले एक बीआर पास करो, फिर अप्लाई करो स्टॉक एक्सचेंज को। बीआर के बाद यानी इंटरनली आपका बोर्ड पहले डिसाइड करेगा, फिर स्टॉक एक्सचेंज को आप अप्लाई करो। सर शेयर होल्डर्स अप्रूवल लगता था ना, आप बोल रहे थे। हाँ, अगर आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी की नौबत नहीं आई है, मतलब आफ्टर डीलिस्टिंग फ्रॉम सम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस यू आर स्टिल लिस्टेड ऑन, ये लैंग्वेजेस आंसर में चाहिए, यू आर स्टिल लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। तो ऐसे सिचुएशन में शेयर होल्डर्स अप्रूवल नहीं है। लॉजिक से पढ़ो, याद हो जाएगा। तो पहला प्रायर बीआर, सेकंड अप्लाई टू स्टॉक एक्सचेंजेस फॉर डीलिस्टिंग। अप्लाई क्यों कर रहे हो भाई? फॉर डीलिस्टिंग। पब्लिक नोटिस वर्ड यूज करोगे आप, पब्लिक नोटिस ऑफ द प्रपोज डीलिस्टिंग इन 3 न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश, हिंदी, नेशनल डेली एंड 1 वर्नाकुलर न्यूज़पेपर ऑफ द रीजन। किस रीजन के न्यूज़पेपर में? जहां स्टॉक एक्सचेंज सिचुएटेड हो, जहां से आप डीलिस्ट कर रहे हैं। यानी अगर आप सपोज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कर रहे हो पर आप एनएससी में अभी भी हो, तो आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देना पड़ेगा। तो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर विल बी द मराठी न्यूज़पेपर, ओके।
डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ डीलिस्टिंग इन द फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट पोस्ट डीलिस्टिंग, जहां पर आप रीजंस बताओगे क्यों डीलिस्ट किया, क्या कितना डीलिस्ट किया, और कौन से स्टॉक एक्सचेंज में आप अभी भी हो, आप ये भी बताओगे। ओके, तो ये एक 4 मार्क का क्वेश्चन है कि अगर आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देना, आपको याद ही हो गया एसआर का केस नहीं आ रहा है, यहां पर प्रायर बीआर है, अप्लाई करो स्टॉक एक्सचेंज को। ऑफ कोर्स वॉलंटरी मतलब ऐसे नहीं बस बाय हम कर लिए, स्टॉक एक्सचेंज की अनुमति से होगा। पब्लिक नोटिस इन 3 न्यूज़पेपर्स, और थर्ड न्यूज़पेपर में वर्नाकुलर न्यूज़पेपर ऑफ योर रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, जहां पर आपका वो ऑफ क्या नाम है स्टॉक एक्सचेंज सिचुएटेड है, उस एरिया के वर्नाकुलर न्यूज़पेपर पे आपको देना है। डिस्क्लोजर इन द फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट, ये लर्न करना है पॉइंट्स आपको, और क्या पब्लिक नोटिस में आप क्या लिखते हैं वो भी यहां लिखा हुआ है। एंड दिस इज अ न्यू पॉइंट, पहले नहीं था, कि जब आप स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करते हैं उनको टाइम दिया गया है इस बार कि वो 30 वर्किंग डेज में, जिस समय सारे एप्लीकेशन के पेपर्स आपके कंप्लीट हो जाएं, 30 वर्किंग डेट व्हेन योर एप्लीकेशन इज कंप्लीटेड, वहां से वो कोशिश करके डिस्पोज ऑफ करेंगे आपके एप्लीकेशन को। तो मैं एक टाइम दूं आपको, अननेसेसरी क्लास लंबा नहीं करूंगा, आप घर में देख रहे हैं यूट्यूब लिंक, पॉज करके पहले इन पॉइंट्स को कॉपी में लिखो, फिर आगे अनपॉज करना। मैं भी कंटिन्यू रखूंगा क्लास में, पर अभी आपको ड्यूरिंग द क्लास बोल रहा हूं, अभी लाइव ऑनलाइन बच्चों को भी, और कैलकाटा में भी एक मैं टाइम दे रहा हूं, जो लोग लाइव क्लास कर रहे हैं पॉज कर लीजिए। आप लोग एक बार पॉज करिए एंड देन कॉपी दिस एंड देन आप आगे जाएंगे। 4 मार्क्स के इस क्वेश्चन को फुल पेज करो, एक बार फुल पेज करो, बच्चे अभी लिख रहे हैं। याद करो प्रायर बीआर स्टेप 1, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, पब्लिक नोटिस, 3 न्यूज़पेपर्स में थर्ड वाला का बहुत अच्छा कैच था कि कौन से रीजनल में, हमेशा हम लोग रजिस्टर्ड ऑफिस सोचते थे, यहां कुछ और निकला। फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट जो कंपनी का होता है ना, एनुअल रिपोर्ट आफ्टर द डीलिस्टिंग, जो फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट सर्कुलेट, उसमें फैक्ट ऑफ डीलिस्टिंग लिखो। पब्लिक नोटिस में बताइएगा रीजंस क्यों आप डीलिस्ट करें और कहां आप अभी भी मौजूद हैं, तभी तो आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं दिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस टाइम इज न्यूली इंसर्टेड कि विद इन 30 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन नहीं है, फ्रॉम द रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन दैट इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो अभी आपको क्या करना है, पूरा कॉपी नहीं करना है, सिर्फ मेरे जो लिखावट है उनको आपको कॉपी करना है। स्टार्ट डूइंग इट। ये पहला 4 मार्क्स का क्वेश्चन, स्टेप के एप्लीकेशन वॉलंटरी डिलिस्टिंग का विद इन 30 वर्किंग डेज होता है। स्टार्ट डूइंग इट। थर्टी वर्किंग डेज वाला लाइन भी आना चाहिए। तो इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन, वरना लोग क्या हो रहा था, अब बोल रहे थे सर मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखे हैं, 15-15 घंटे के डीलिस्टिंग है, फाइनली करना क्या है डीलिस्टिंग में। तो मैं इस लेक्चर को रीडिजाइन किया हूं मेरे स्टूडेंट्स के लिए, तो ऑलरेडी रीडिजाइन था, जो मेरे से नहीं पढ़ते, इस तरह आपको ये क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। जब एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देना है देन दिस इज द प्रोसीड हुआ। ओके, चलिए ले आउट, चलिए वेरी गुड। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, अब अगर आप सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैविंग नेशन वाइड टर्मिनल से डीलिस्ट कर रहे हैं, आप कोलकाता में हैं अभी भी, बट आप एनएससी बीएससी से हटा रहे हैं, तो आपको अब एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। एंड एग्जिट अपॉर्चुनिटी हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द एक्वायरर, ये जो एक्वायरर होता है यूजुअली द प्रमोटर्स, टू ऑल पब्लिक शेयर होल्डर्स होल्डिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी हम सिलेक्टेड लोगों को नहीं दे रहे हैं,
टू ऑल पब्लिक शेयर होल्डर्स। ये मार्क्ड पीडीएफ ग्रुप में भी है, मेल भी की गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मार्क्ड एंड अनमार्क्ड दोनों डलवा दिया हूं, ताकि अनमार्क्ड में तुम हाथ चला सको, बाद में मार्क्ड में क्लास के दौरान आप फोकस कर सको। नाउ न्यूली इंसर्टेड क्या है इसमें, व्हाट इज द न्यूली इंसर्टेड, इसमें क्या क्या प्रोसीड्यूर है। स्टेप 1 ये देखो, on the date when the acquirer decides to voluntarily delist from all the stock exchanges having nationwide terminal, nationwide terminal में आप है ही नहीं, आप एक लड़का लिख के आता when he delist himself from all stock exchanges, वो नहीं चलेगा। all stock exchanges having nationwide terminal, it shall make initial public announcement to all stock exchanges on which the shares are listed and the stock exchange will inform to the public। तो मैंने शॉर्ट में लाइन क्या लिखा है, IPA, this is step 1, this is again a 5 to 6 mark question, कि अगर ये बड़ा क्वेश्चन है 8 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप पॉज करके एक बार पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी करिए और रेफरेंस नंबर्स लिखिए। फर्स्ट स्टेप ये है कि जब ये डिसीजन एक्वायरर लेता है पहले, तो वो एक इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को करता है एंड देन स्टॉक एक्सचेंजेस विल इन्फॉर्म टू पब्लिक कि देखिए ये ऐसा एक आईपी आया है, वो अपने पब्लिक को स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा इंफॉर्मेशन जाएगा। आईपीए हम जो एक्वायरर है, हम स्टॉक एक्सचेंजेस को कर रहे हैं। अब देखिए स्टेप 2, विद इन 1 अ कॉपी ऑफ द आईपीए विल ऑल्सो बी सेंट टू द कंपनी। ओके, कंपनी को भी भेजेगा वो विद इन 1 वर्किंग डे फ्रॉम आईपीए। आईपीए में सारे रीजंस लिखे रहेंगे कि हम क्यों करना चाह रहे हैं, मेरे लिए डीलिस्टिंग क्यों जरूरी है, हम अपना रीजंस यहां समझाएंगे। ओके, एंड प्रायर टू मेकिंग आईपीए, ये सारे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए मर्चेंट बैंकर इज अपॉइंटेड। ओके, नाउ लिसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये पूरा प्रोसेस पहले भी मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंट होते थे, इसमें कुछ नया नहीं है। नया पॉइंट क्या है, अगर आप कभी पहले नहीं पढ़े तो आपके लिए सब नया है, और जो लोग पहले पढ़ रखे हैं, पहले आईपीए नहीं करना पड़ता था। नाउ व्हाट इज द वर्ड, दैट initial public announcement to all stock exchanges on which the shares of the company are listed and stock exchange will inform the public, and एक दिन के अंदर हम कंपनी को भी कॉपी ऑफ ये इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट देंगे। बीच में आप पॉज करते रहिए जब आपको नोट करना हो। वैसे मार्क्ड पीडीएफ दी गई है ताकि आप क्लास समझकर एकदम मुट्ठी में कर सके। इंस्टेड ऑफ 8-9 आवर्स क्लास, ये 2-2.5 घंटे की क्लास आपको सब कुछ दे देगा। And IPA will also contain the information which I said here. Merchant banker is appointed, इसमें अंदर पढ़ने की दरकार नहीं है। Now look at the steps. IPA के announcement के within 21 days, listen to me carefully, within 21 days from IPA, अब days पर बहुत खेल होने वाला है। Within 21 days from IPA, obtain approval of the board to delist. ये लाइन कॉपी करो। विद इन 21 डेज, मैंने वर्किंग डेज नहीं बोला, कई जगह वर्किंग डेज आया है, पर हर जगह नहीं, लॉजिक दूंगा उसका भी। तो विद इन 21 डेज फ्रॉम आईपीए ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द बोर्ड टू डीलिस्ट। सर जब हम एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देना पड़ता था, इफ यू जस्ट कंपेयर, यहां पे मुझे एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देना है, कोई आईपीए वाईपीए भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ प्रायर बीआर, अप्लाई टू स्टॉक एक्सचेंज, पब्लिक नोटिस इन 3 न्यूज़पेपर्स, अनाउंसमेंट मत लिखना, नोटिस लिखना, एंड उसमें रीजंस और लिख देते हैं। डिस्क्लोजर इन द फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट पोस्ट डीलिस्टिंग एंड स्टॉक एक्सचेंजेस विल डिस्पोज ऑफ विद इन 30 वर्किंग डेज। डिड यू सी दिस? कंपैरिजन क्यों करा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। पर इधर पर क्या हुआ, इफ यू सी, मैंने पहले एक आईपीए किया सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को एंड देन इन्फॉर्म पब्लिक, फिर कंपनी को भी नोटिस गई, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट हुआ, एंड विद इन 21 डेज फ्रॉम आईपीए मुझे अप्रूवल ऑफ द बोर्ड पाना पड़ेगा। बोर्ड का अप्रूवल 21 दिन के अंदर पाना पड़ेगा मेरे को। ओके, एंड बोर्ड अप्रूवल देने के पहले कंपनी सेक्रेटरी का व्यू लेगा, वो भी इस टाइप के कंपनी सेक्रेटरी का जो पीयर रिव्यूज कंडक्ट करते हैं। आप ये पढ़ोगे दूसरे चैप्टर्स में, फाइनल्स में है सेक्रेटरी ऑडिट में, कि पीयर रिव्यू उनके काम का क्वालिटी को रिव्यू करता है एक सीएस दूसरे सीएस का, उसके लिए बहुत पैरामीटर्स हैं, ब्रॉडली ये समझ के रखो। तो वो सीएस जो पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी है, उसका व्यू लिया जाएगा। वो पीयर रिव्यू सीएस जो है वो बहुत छानबीन करेगा। ये न्यू अराइवल है, दैट मैं बोल रहा था यहां पर, दैट विद इन 21 डेज फ्रॉम आईपीए, अभी आप कॉपी करोगे पॉज करके, विद इन 21 डेज ऑफ आईपीए यू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, एंड यहां पर लिखा है बोर्ड बिफोर अप्रूविंग दे विल अपॉइंट अ पीयर रिव्यू सीएस।
पीयर रिव्यू सीएस ये टाइप के काम करेगा, पूरा अपना एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, डिटेल्स ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज ड्यूरिंग द 2 years प्रायर टू द बोर्ड मीटिंग। क्या ट्रेंड चल रहा था, क्या हो रहा है, ये इनके इंटेंशंस कहीं पहले से तो नहीं थे, तो ये सब चीजें चेक करेगा। टॉप 25 शेयर होल्डर्स कौन है कंपनी के, और क्या क्या ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस हुआ है ड्यूरिंग द लास्ट 2 years, ये सारे डिटेल्स एक पीयर रिव्यू सीएस अपना एक ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बनाएगा और ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट सबमिट करेगा टू द बोर्ड। यानी कि अगर मैं शॉर्ट में बोलूं कि बोर्ड को ये सब पीयर रिव्यू सीएस का एक व्यू लेना है और बोर्ड को सर्टिफाई करना है कि कंपनी सिक्योरिटीज लॉस का पालन करके डीलिस्ट कर रही है, सारे लॉस का पालन कर रही है, और ये डीलिस्टिंग इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स का है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये जो ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट पीयर रिव्यू सीएस ने दिया है, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट कर देगा। ओके। और फाइनली स्टॉक एक्सचेंज फिर पब्लिक को बताएगा कि एक ऐसा ऐसा बीआर पास हो गया था। तो वेट, डरो मत। अगर मैं इसी पेज में आऊं, पहला पॉइंट अगर मैं बोलूं जो मेन फाइन पॉइंट है, दैट इज आईपीए। आईपीए वाज स्टेप 1। एक्चुअली उसके पहले होना चाहिए था मर्चेंट बैंकर, फिर है आईपीए। आईपीए जो हमने किया है, ये अक्वायरर ने किया है, आईपीए टू स्टॉक एक्सचेंजेस, एंड कंपनी को भी इंफॉर्मेशन मांगा। एंड आईपीए के 21 डेज के अंदर, विद इन 21 डेज फ्रॉम आईपीए, व्हाट हैपेंड, एक बोर्ड रेजोल्यूशन हमें चाहिए। पर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के पहले हमें एक ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बोर्ड को पहले सबमिट हो जानी चाहिए थी ऑफ पीयर रिव्यू सीएस। ओके, जो बहुत सारे पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे वो बोर्ड को सबमिट होगा, एंड बोर्ड भी कुछ सर्टिफाई कर रहा है कि हाँ इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स में है, तब बोर्ड उसको अप्रूव करेगा। तो अगर आपको बहुत लंबा लग रहा है बुक के मार्किंग्स, इतने कम से कम आप लिखिए। ये थर्ड स्टेप के अंदर ही चल रहा है अभी। ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट ऑफ पीयर रिव्यू सीएस बोर्ड को सबमिट होगा, स्टॉक एक्सचेंज को भी सबमिट होता है ये पीयर रिव्यू सीएस का रिपोर्ट। कहां लिखा हुआ है? यहां पर भी लिखा हुआ है, देखिए। और ये ड्यू डिलिजेंस क्या क्या चीजों के बारे में छानबीन करते हैं, दिस इज लिटिल थियोरिटिकल, बट ये जरूर आना चाहिए आपके आंसर में that in the new delisting regulations the role of the board is very important. बोर्ड अपने डिसीजन को देने के पहले एक पीयर रिव्यू सीएस के ओपिनियन को लेगा, जो कि ड्यू डिलिजेंस इन चीजों का वो करने वाले हैं, ताकि ये पता लगे कि डीलिस्टिंग is not against the interest of shareholders, delisting is not violating any securities laws. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फुल पेज करिए बच्चों को if they want to note something. चलिए, I'll wait for 30 seconds. यानी ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी वाला थोड़ा टफ है, बिकॉज यहां पे पहले एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट हुआ है, यहां पे एक आईपीए हमने किया, एक्वायरर ने सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को और कंपनी को भी दिया, और विद इन 21 डेज फ्रॉम आईपीए बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ। पर बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने के पहले ये ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट पीयर रिव्यू सीएस की आएगी, इसको स्टडी करके बोर्ड अपना अप्रूवल देगा। यानी आप देखोगे यहां पर आगे बोर्ड एक कमिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी बनाता है यहां पर। यानी बोर्ड को इस बार डिसीजन देने के पहले एग्जिट अपॉर्चुनिटी वाले केस में पीयर रिव्यू सीएस का व्यू भी लेना पड़ता है, विच वाज नॉट देयर इन दैट केस वेयर नो एग्जिट अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड। सो अगर टाइमलाइंस भूल जाओ, विद इन सर्टेन टाइम ऑफ आईपीए बीआर हैज टू बी पास्ड, रॉन्ग मत लिख के आना। मैं तो बोलूंगा पॉज कर लीजिए यूट्यूब पर जब क्लास देख रहे हो, वैसे मार्क्ड पीडीएफ है, उसको पहले सजा लीजिए, अपने कॉपी को प्लीज पैरेलली मेंटेन करिए, ताकि आप देखोगे आफ्टर द क्लास आपका पूरा ये डिस्कशन 4 पेजों में समझ जाएगा चार्ट्स के द्वारा। पॉज कर लीजिएगा आप लोग जो घर पर क्लास कर रहे हैं। ओके, सो अब हम लेआउट प्लीज, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने पॉज किया था। आईपीए के बाद 21 दिन के अंदर बीआर हुआ, पर ये बीआर इतना इजी नहीं है इस बार वाला। ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट ऑफ पीयर रिव्यू सीएस, बोर्ड को खुद को भी सेटिस्फाई होना होगा कि इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स को लॉस नहीं है। ये सब बातें मार्क्ड पीडीएफ में लिखी हुई है और यहां पर भी दिया हुआ है। तो दीज आर सॉर्ट ऑफ आइसिंग ऑन द केक, पर मेन चीज क्या है
कि पहले एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करिए एग्जिट अपॉर्चुनिटी वाले केस में, मर्चेंट बैंकर के बाद इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, एक्वायरर ने सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को दिया, स्टॉक एक्सचेंज ने पब्लिक को दिया, कंपनी को भी नोटिस सौंपी गई, एंड विद इन 21 डेज फ्रॉम आईपीए एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है। और बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना इज नॉट सो इजी। यहां पर वो पीयर रिव्यू सीएस का एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देखेंगे, खुद भी कन्विंस्ड होंगे कि इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स में है या नहीं है, और उसके बाद ये बीआर पास होता है। ओके, बीच का ये लर्न करना इज नॉट नेसेसरी, ये मार्किंग आप ले सकते हो पॉज करके, ये लर्न करना जरूरी नहीं है। तो मैं बोलूंगा एक बार पॉज करना, जो लोग क्लास कर रहे हैं, आप नहीं, जो लोग क्लास कर रहे हैं वो एक बार पॉज करके इस मार्किंग को उठा लीजिए। ओके, मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने पॉज किया था क्लास करने के दौरान। अब आइए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेआउट रेडी। इस बार शेयर होल्डर्स अप्रूवल लगेगा, और वो भी ऑब्टेन शेयर होल्डर्स अप्रूवल विद इन 45 डेज फ्रॉम बीआर। यानी कि देखो इस बार टाइम बाउंड बहुत कुछ कंप्लीट करना है, जो पुराने डीलिस्टिंग रेगुलेशंस में इतने टाइम बाउंड शेड्यूल नहीं होते थे। और ये जो एसआर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एसआर है याद रखिएगा, ये वाला जो एसआर है ये पोस्टल बैलेट या ई वोटिंग के थ्रू आप करवाएंगे। ये जो एसआर है ये पोस्टल बैलेट एंड ई वोटिंग के द्वारा आपका पास होने वाला है। एंड ये पुराना ही है, कुछ नया नहीं है, नया था ये डेज वाली बात। एंड ये पॉइंट पहले भी था, ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन में दिस एसआर बाय पोस्टल बैलेट ई वोटिंग, ये लाइन कॉपी करना जो ब्लू से कर रहा हूं, एंड ये पहले भी था ओल्ड में भी, वोट्स विच आर एक्सरसाइज बाय पब्लिक शेयर होल्डर्स इन फेवर ऑफ द प्रपोजल are at least 2 times the votes cast by the public shareholders against it। यानी कि अगर मैं भूल भुलैया में आप खो गए, किन गलियों में गए, एक बार वापस इधर देखो मेरी तरफ, फुल स्क्रीन करवाओ मेरी तरफ एक बार, लेट मी असेस। यस, अगर मैं फुल स्क्रीन में आपको ये वापस याद दिलाऊं, व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, मैं याद दिलाता हूं। हमने पढ़ा कि पहले एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट हुआ, एंड इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, एक्वायरर ने सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को किए, कंपनी को भी सौंपे गए। विद इन 21 डेज फ्रॉम आईपीए बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, बट बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने के पहले ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट पीयर रिव्यू सीएस का स्टडी करने के बाद ही बोर्ड उसको पास किया, बाकी पैरामीटर्स को चेक करके। अब बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया, within 45 days from the board resolution shareholders approval SR by postal ballot और e-voting। और कैसा SR है, इसकी खासियत देखो, votes exercised by public shareholders in favor are twice the votes by public shareholder against it। यानी एक काम करो, जो लोग कॉपी मेंटेन कर रहे हैं फिर से पॉज करो घर में करते वक्त, आप जहां पे ये लिखे हो ना कि विद इन 21 डेज फ्रॉम आईपीए बोर्ड रेजोल्यूशन टू बी पास्ड, फिर आपने लिखा होगा पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट टू बी स्टडीड, फिर आप लिखो विद इन 45 डेज फ्रॉम बीआर एसआर बाय पोस्टल बैलेट एंड वोट्स बाय पब्लिक शेयर होल्डर्स आर एटलीस्ट 2 times द वोट्स अगेंस्ट इट, जो आपको यहां अब दिखेगा स्क्रीन प्लीज। चेक, स्टार्ट ऑब्जर्विंग, कॉपी करिए। चेक कर लीजिए प्लीज। मतलब आपको बोर्ड वाले पॉइंट के बाद लिखना था विद इन 45 डेज फ्रॉम बीआर ऑब्टेन शेयर होल्डर्स अप्रूवल एसआर बाय पोस्टल बैलेट ई वोटिंग एंड राइट दिस लाइन। सर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे कि एग्जिट अपॉर्चुनिटी जब देना पड़ता है तो क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ता है, लेआउट वंस। और ये जो लाइन है ना, ये मैं आपको अभी वापस समझाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू भी। एसआर मतलब तो सबको पता है, पर ये जो लाइन है कितने पब्लिक शेयर होल्डर्स ने वोट्स दिए हैं, वो कम से कम 2 गुना होने चाहिए वोट्स अगेंस्ट द पब्लिक शेयर होल्डर्स अगेंस्ट इट। पब्लिक शेयर होल्डर्स के वोट्स इतने होने चाहिए। तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया,
आईपीए के 21 दिन के अंदर, शेयर होल्डर्स अप्रूवल भी मिल गए बोर्ड रेजोल्यूशन के 45 दिन के अंदर। अब शेयर होल्डर्स अप्रूवल के बाद अप्लाई फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम एसआर, यानी कि एक बार शेयर होल्डर्स अप्रूवल मिल जाए ना, अब हम लोग और जल्दी जल्दी कराएंगे। इसमें वर्किंग डेज लिखे हैं हम लोग मतलब सेबी ने लिखा है। कॉपी दिस लाइन, अप्लाई फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, डिड यू राइट इट? आप अप्लाई करते हैं 15 वर्किंग डेज के अंदर, पॉज करते रहिए एंड देन अकॉर्डिंगली यू मूव फॉरवर्ड। चेक इट वंस अगेन एंड ये देखो, application seeking in principle approval for delisting will be accompanied by audit report as mentioned in SEBI depository regulations in respect sought covering 6 months prior to the application। ये थोड़ा बहुत ज्यादा फाइन ट्यूनिंग है, यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा, एग्जाम के लिए नहीं। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एप्लीकेशन फॉर, इस टाइप के जो एप्लीकेशंस होते हैं कि आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल डीलिस्टिंग के लिए देना है, नॉट द फाइनल अप्रूवल, ये स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा डिस्पोज होंगे और ये जो डिस्पोज का टाइम है दिस इज 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट योर ऑल एप्लीकेशन फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीट। सर आप 30 बोले थे ना, 30 मैंने कहां बोला था? जब आप उन स्टॉक एक्सचेंजेस से हटाते, मतलब हटाने के बाद भी आप स्टिल जब नेशन वाइड टर्मिनल पर रहते हैं, जब एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देना पड़ता है, तब आपके जो एप्लीकेशन फॉर डीलिस्टिंग, आज ही हमने पढ़ा था, इधर देखो पीछे गया हूं मैं, व्हेन नो एग्जिट अपॉर्चुनिटी इज रिक्वायर्ड, और आपकी जब एप्लीकेशन जाती है जस्ट बीआर के बाद, जस्ट बीआर पहले पास होने के जस्ट बाद जब आपकी स्टॉक एक्सचेंज के एप्लीकेशन जाती है, वो 30 वर्किंग डेज के अंदर फ्रॉम द डेट व्हेन ऑल योर एप्लीकेशन वाज कंप्लीट, उसके अंदर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। और यहां जो आपने देखा अभी यहां पे व्हाट डिड यू सी, यहां पर आपने देखा दैट विद इन 15 वर्किंग डेज डिस्पैच होता है। मैं कंपैरिजन इसलिए करा रहा हूं ताकि आप भी एग्जाम में वो बहुत ही सैड आंसर ना दे, पढ़ता है कंफ्यूजिंग लगता है। मैं कंपेयर करा के दोनों कंपार्टमेंट्स को क्रिस्टलाइज अलग अलग कर रहा हूं। आपने देखा अभी तक क्या हो रहा है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल को उन लोग डिस्पोज ऑफ भी टाइमली कर देंगे। तो ये था ब्रॉड आंसर कि अगर एग्जिट अपॉर्चुनिटी आपको देना है तो क्या करना है। तो आइए काम करते हैं, हम लोग मिलकर अभी एक काम करेंगे। यहां पर एक चार्ट देखते हैं दैट हाउ डू यू डिफरेंशिएट दीज पॉइंट्स। फुल पेज करिए एक बार। ठीक है, चलिए तो एक बार लेआउट हम लोग मिलकर डेवलप करते हैं। आई मे बी रॉन्ग, यू विल रेक्टिफाई मी। तो ये 4 मार्क के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं कि वेयर एग्जिट अपॉर्चुनिटी, एक कॉपी मत करना से ऑब्जर्व करो, वेयर एग्जिट अपॉर्चुनिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, तब क्या होगा। एंड और एक क्या है देखो, वेयर exit opportunity is required, तब क्या होगा। where exit opportunity is not required, तब क्या होगा। where exit opportunity is required, तब क्या होगा। तो चलिए तुम लोग मेरे को बताओ, पहले वाला का बताओ एक बार, खुद भी प्लॉटिंग साथ साथ में करते रहना। फर्स्ट पॉइंट क्या था बताओ सर, एक बीआर एट बोर्ड मीटिंग, ठीक है। बीआर एट बोर्ड मीटिंग के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे टू स्टॉक एक्सचेंज। मतलब वहां उतने टाइमलाइंस नहीं थे जब एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए होता है। स्टॉक एक्सचेंज के बाद अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर, पब्लिक नोटिस इन 3 न्यूज़पेपर्स, यस सर। और पब्लिक नोटिस इन 3 न्यूज़पेपर्स के बाद एनुअल रिपोर्ट, फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट जो कंपनी का आता है पोस्ट डी लिस्टिंग, उसमें हम लोग ये डिस्क्लोजर्स और सब दे देते हैं कि हमारा डी लिस्टिंग हुआ है, अभी भी कहां लिस्टेड है, रीजंस भी पब्लिक नोटिस में लिख देते हैं। एंड 5th पॉइंट वाज आल्सो अ पॉइंट
स्टॉक एक्सचेंज disposes of such applications. टाइम दिया गया है, कितने दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज डिस्पोज ऑफ कर देता है ऐसे एप्लीकेशंस को? विद इन 15 या 30, तुम बताओगे, 30 वर्किंग डेज व्हेन योर ऑल एप्लीकेशन इज कंप्लीट. कई बार पेपर्स इनकम्प्लीट रहते हैं, तो जब लास्ट कंप्लीट होता है आपका एप्लीकेशन, वहां से 30 वर्किंग डेज के अंदर. और यहां पर अब मैं कंपैरिजन दिखाने वाला हूं आपको. यहां पर एग्जिट अपॉर्चुनिटी जब चाहिए होती है, सबसे पहले मर्चेंट बैंकर इज अपॉइंटेड. यस सर, मजा आ गया. सेकंड, अक्वायरर जो है वो आईपीए करता है, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट टू ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस. कंपनी को भी आईपीए की कॉपी जाती है. थर्ड पॉइंट बताओ बच्चों. सर थर्ड पॉइंट था विद इन 21 days from IPA, board resolution to be passed. But before passing board resolution, DD report, due diligence report of, किसकी due diligence report जा रही है? Of a peer review CS, जो बहुत कुछ उसमें स्टडी करके जमा देते हैं, वो कंसिडर किया जाएगा. ओके. और भी कुछ पॉइंट्स था कि इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स या सिक्योरिटीज लॉस भी अगेंस्ट में ना हो. चौथा पॉइंट जो हम मिलकर डेवलप कर रहे हैं यहां पर, दैट विद इन 45 days फ्रॉम बोर्ड रेजोल्यूशन, चेक करेंगे, रॉन्ग भी हो सकता है भाई. 45 days फ्रॉम बोर्ड रेजोल्यूशन. सर अब क्या करना पड़ा हम लोगों को? SR by postal ballot or e-voting and votes in favor of public shareholder is at least 2 times the votes against by public shareholders. इस पे न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग. तो यानी बोर्ड अप्रूवल मिला, फिर शेयर होल्डर्स अप्रूवल भी लीजिए SR by postal ballot के जरिए. ये मैंने चार्ट क्यों बनाया है? ताकि उन पन्नों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कहां मर्चेंट बैंकर था, कहां आईपीए था, कहां टाइमलाइंस की सारी बातें आप जो देख रहे हो कहां पर थी भाई? जब एग्जिट अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्ड होती है, उन जगह पर ये टाइमलाइंस वाली बातें हमारे पिक्चर में आ जाती है. ओके. तो मैं इजी कर रहा हूं, अननेसेसरी 12 आवर्स डीलिस्टिंग की वीडियो अपलोड कर दूं और आप सोचेंगे बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं. डिटेल में ये भी है, बट दीज आर सम स्मार्टर टेक्निक्स. हमें डिटेल में बेवकूफ नहीं बनना है, डिटेल में होशियार बनना है. तो एसआर भी पास हो गया. यस और नो? देखो ध्यान से, चेक करो, फुल पेज करो एक बार, बच्चे लिख रहे हैं. एंड अब शेयर होल्डर्स अप्रूवल भी मिल गया है, तो विद इन, शेयर होल्डर्स अप्रूवल मिल गया ना, तो विद इन 15 वर्किंग डेज ऑफ एसएच अप्रूवल, विद इन 15 वर्किंग डेज ऑफ एसएच अप्रूवल, अब हमें क्या करना है सर? अप्लाई टू स्टॉक एक्सचेंज. सर क्यों अप्लाई कर रहे हैं? फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल. फाइनल अप्रूवल बाद में मिलेगा, पर ये भी क्या हो रहा है? विद इन 15 वर्किंग डेज ऑफ शेयर होल्डर्स अप्रूवल. बीआर हो गया, एसआर हो गया, वो भी गजब एसआर है. एसआर बाय पोस्टल बैलेट देख के से हड़बड़ाना मत कि अप्रूवल मिल गया. एंड वाला क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई होना चाहिए. मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा उस पर, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. इट्स पेंडिंग. Within 15 working days of shareholders approval, apply to stock exchange for in principle approval for delisting. And last but not the least, इस particular point में stock exchange disposes of the application इस बार within 15 working days है. बाद में इस पे पीपीटी बनवा लूंगा सोमनाथ जी से. वो वीडियो सुनकर कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आए तो सुन भी सकते हैं इस अंश पर जाके. तो ये देखिए लेआउट, सॉरी फुल पेज. दिस इज बेसिकली योर एग्जिट अपॉर्चुनिटी नॉट रिक्वायर्ड का केस एंड एग्जिट अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्ड का केस. इन शॉर्ट, फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेस जो आपको याद करना पड़ेगा कि टाइमली डिस्पोज ऑफ थिंग ऑफ द एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये बेसिकली आपके ब्रॉड गाइडलाइंस हैं कि आईपीए के इतने दिन बाद आपके
वो होने चाहिए, बीआर अप्रूवल आना चाहिए था, बट बीआर अप्रूवल के पहले ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट फॉर पीयर रिव्यू सीएस विद इन 45 डेज ऑफ बीआर एक एसआर अप्रूवल मिल जाए। कैसा एसआर है ये? बाय पोस्टल बैलेट and votes in favor greater than so and within 15 days of shareholders approval आपको स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करना पड़ता है 15 वर्किंग डेज। एक चीज आप देख रहे हो, जैसे एसआर मिला सब चीज जल्दी होने लगे, मतलब 15 वर्किंग डेज आ गया इस बार, कि कोई कारण से नहीं हो तो इसमें वर्किंग छुट्टी का आपको एडवांटेज मिल गया। शेयर होल्डर्स अप्रूवल भी आपको मिल जाना चाहिए था। अभी खत्म नहीं हो आईपीए, दैट इज इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, प्रोसेस इज नॉट ओवर। सर हो गया ना ओवर, आपका पेज खत्म। लुक हियर, ये तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी नॉट रिक्वायर्ड प्रोसेस वाज वेरी स्मॉल, सिर्फ 5 स्टेप्स है। बट व्हेन आई से एग्जिट अपॉर्चुनिटी इज रिक्वायर्ड, कैन यू सी लॉट ऑफ पॉइंट्स हियर। अभी कितने पॉइंट्स हुए? 6 हुए, अभी और होने वाले हैं यहां पर, क्योंकि मुझे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए सेबी ने बोला है कि आप एक एस्क्रो अकाउंट खोलेंगे शेयर होल्डर्स अप्रूवल के 7 दिन के अंदर, उसमें 25% पैसा पहले ही अलग रख देंगे। ओके, और बाद में डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट भी होता है। जब आपको स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल मिल जाता है ना, उसके बाद एक डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट भी होता है, लोगों के घरों में लेटर ऑफ ऑफर जाता है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? कॉपी कर लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूं, पॉज रहने दीजिए रिकॉर्डिंग, ऐसे लेट पीपल कॉपी। चलिए, तो वी आर इन अ कंफर्टेबल शेप, और जो कंफ्यूजन होता था कहाँ क्या लगता है, इस चार्ट से पढ़कर जो आपने ही मेहनत से डेवलप किया है, आप पॉज कर लीजिएगा इफ यू कुड नॉट मैच माई स्पीड। इस चार्ट को पढ़कर आप बहुत अच्छे तरीके से एक फाइन पोजिशन में आ चुके हैं। इज इट ओके? तो स्टॉक एक्सचेंज डिस्पोज ऑफ भी कर देगा, नहीं फाइनली स्टॉक एक्सचेंज तुम्हें अप्रूवल दे ही देगा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मैं एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, अब क्या करना है देखते हैं। ये 6 नंबर स्टेप चल रहा था, एंड व्हाट आर वी एक्चुअली डिस्कसिंग अभी भी हम लोग, बैटरी ले आइएगा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जिट अपॉर्चुनिटी वाले केसेस को। वो वाला केस तो बहुत छोटा था, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जिट अपॉर्चुनिटी ही कंटिन्यू करेंगे 7th नंबर पॉइंट से। अब ठीक है, मैं एक ही पेज में चल रहा हूं, वो 6 आप अपने बुक के और एक पार्ट में उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। फुल पेज करिएगा ताकि आप बैटरी भी बदल लें, और मैं कुछ लिख रहा हूं आप उसको नोट भी कर लेंगे।
विद इन 7 डेज, देखो शेयर होल्डर्स अप्रूवल, एक चीज में वहां पर रह गया था कि शेयर होल्डर्स अप्रूवल के लेआउट कि शेयर होल्डर्स अप्रूवल के 7 डेज के अंदर एक एस्क्रो अकाउंट खुल जाता है विद शेड्यूल्ड बैंक, और उसमें आपको मिनिमम कितना परसेंट, मिनिमम 25%, 25% ऑफ द टोटल कंसीडरेशन, वो जो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा उसका टोटल कंसीडरेशन का 25% मुझे एस्क्रो में पहले डाल देना चाहिए। एंड बैलेंस वो भी पढ़ लेंगे हम लोग बाद में, पर अभी बता दे रहा हूं, बैलेंस 75% बिफोर डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट। सर ये क्या चीज होता है? एक तो हमने इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट एक्वायरर ने किया था, वैसे वो एक डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट भी करेगा विथ मोर डिटेल्स एज, एंड जो जो उसमें दिया रहता है वो भी हम देखेंगे। तो 25%, पहले क्या होता था पुराने डीलिस्टिंग रेगुलेशन में पूरा 100% आपको लाना पड़ता था, अब बोलता है कि 25% आप शुरू में ले आइए, बाकी बिफोर डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट आप 75% ले आइएगा, ताकि इन्वेस्टर्स को नुकसान नहीं हो अनाउंसमेंट करने के बाद। नाउ व्हाट इज दिस लाइन? ये एस्क्रो अकाउंट में क्या जमा हो सकता है? एस्क्रो अकाउंट में आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक के पास, ओके। एस्क्रो अकाउंट में आप कैश डिपॉजिट के अलावा यू कैन ऑल्सो डिपॉजिट सिक्योरिटीज, है ना? देखो कैश डिपॉजिट, जस्ट मिनट, नो, कैश डिपॉजिट और बैंक गारंटी, यहां पर जो है वो टेक ओवर में दूसरा होता है, यहां पर कैश डिपॉजिट या बैंक गारंटी इन फेवर ऑफ द मर्चेंट बैंकर आप यहां पर ओपन कर सकते हैं, ओके। नाउ डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट, ये जो एक वर्ड आया था डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट, ये जो डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट है, दिस इज गिवन विद इन 1 वर्किंग डे, यानी कि अब मुझे बहुत फास्ट होना होगा। सुबह जो टाइमलाइंस आप देख रहे थे 21 दिन, 45 दिन, दिख रहा आपको? 15 दिन से 15 दिन कब आया ये देखो ना इधर, विद इन 21 डेज फ्रॉम आईपीए बीआर, विद इन 45 डेज फ्रॉम बीआर एसआर, विद इन 15 वर्किंग डेज ऑफ शेयर होल्डर्स अप्रूवल स्टॉक एक्सचेंज, देखो। और हम लोग डिस्पोज भी 15 वर्किंग डे के अंदर करेंगे। और अब तो और फास्ट हो गए, बिकॉज एक बार स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन मिल जाता है, देन थिंग्स आर फास्टर। और इस बार क्या लिखा है? डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट जो मुझे करना है, दिस इज विद इन 1 वर्किंग डे ऑफ रिसीविंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल, ये विद इन 1 वर्किंग डेज ऑफ रिसीविंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल, जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल स्टॉक एक्सचेंज से आया है उसके एक दिन के बाद आप डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट ले आइए। बट डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट के पर विद इन 1 वर्किंग डे, बीच में छुट्टी आ गया तो रिलैक्सेशन है। एंड 9 नंबर पॉइंट क्या है देखोगे अब आप कि डीपीएस आपने कर दिया, अब डिस्पैच लेटर ऑफ ऑफर टू शेयर होल्डर्स, लेटर ऑफ ऑफर टू पब्लिक शेयर होल्डर्स, ये लेटर ऑफ ऑफर किसको जा रहा है भाई? पब्लिक शेयर होल्डर्स को, विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम डीपीए, यानी डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट, फ्रॉम डीपीएस डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट। यानी एक चीज देख रहे हो, जैसे स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल मिला गाड़ी तेजी से दौड़ने लगी, 1 वर्किंग डे के अंदर डीपीएस, 2 वर्किंग डे के अंदर पब्लिक शेयर होल्डर्स को लेटर ऑफ ऑफर जा रहा है, ये याद करना होगा आपको। एंड फाइनली ये लेटर ऑफ ऑफर क्यों जा रहा है? ताकि हम बिडिंग प्रोसेस शुरू कर सके। तो यहां पे 10th नंबर पॉइंट में क्या लिखोगे? बिडिंग स्टार्ट्स, सर अब क्या टाइमलाइंस है? बिडिंग स्टार्ट्स विद इन, सारे वर्किंग डेज हो गए। अब देखो जैसे स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल मिला, सारे वर्किंग डेज के अंदर कैलकुलेशन हो रहे हैं, ड्यूरेशन भी छोटे। फ्रॉम डीपीएस अगेन आपके बिडिंग स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली है, बिडिंग पीरियड, मिनिमम बिडिंग पीरियड जो आप देंगे, दैट बिडिंग पीरियड इज फॉर 5 वर्किंग डेज, ओके। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, बिडिंग पीरियड जैसे क्लोज हो जाएगा, बिडिंग 5 दिन के लिए खुला है, बिडिंग क्लोज भी तो होगा ना। तो यहां पर अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये आ रही है, दैट यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात ये यहां पर निखर कर आई है, दैट बिडिंग पीरियड विद इन 2 वर्किंग डेज
विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ क्लोजर ऑफ बिडिंग पीरियड, बिडिंग पीरियड जैसे ही बंद हो 2 वर्किंग डेज के अंदर द अक्वायरर विल मेक अ थर्ड पब्लिक अनाउंसमेंट। और ये अनाउंसमेंट क्या चीज के है? डिस्क्लोजिंग द सक्सेस और फेलियर ऑफ द रिवर्स बिल्डिंग प्रोसेस। ओके, बिडिंग पीरियड के 2 वर्किंग डे के अंदर अक्वायरर अनाउंसेस सक्सेस और फेलियर। अब तुम जानना चाहोगे सर कब सक्सेसफुल होता है ये चीज, कि व्हेन इज योर बिडिंग प्रोसेस सक्सेसफुल नॉर्मली, दैट मिनिमम कितने शेयर्स एक्वायर करने पड़ते हैं। ये पहले भी था और अभी भी है, दैट मिनिमम 90%। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, यहां पर लैंग्वेज क्या है, पोस्ट ऑफर period, this was period, post offer shareholding, समझाऊंगा अभी, of the acquirer, post offer shareholding of the acquirer, जो post offer shareholding है acquirer की, पहले से वो कुछ होल्ड करता था और अभी जो और होल्ड कर रहा है, along with the shares ऑफर्ड बाय पब्लिक शेयर होल्डर्स, जो पब्लिक शेयर होल्डर्स के शेयर उसको एक्वायर करने हैं, इफ इट रीचेस, कम से कम कितने रीच करने चाहिए, ये पहले भी था, 90% ऑफ इश्यूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास। सपोज मेरे पास ऑलरेडी कंपनी के कई शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स कंपनी के हैं, 60,000 प्रमोटर्स के पास ऑलरेडी थे, तो मुझे 30,000 पब्लिक शेयर होल्डर्स और एक्वायर करना है, तो 90% ऑफ द इश्यूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास। सो ये तो पहले भी था। अमेंडमेंट क्या हुआ है इसमें? एक अमेंडमेंट आया कि ये जो 90% है इसको काउंट करने के समय कुछ कुछ काउंट नहीं होगा आपसे, जो इनएक्टिव शेयर होल्डर्स है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, या कुछ शेयर्स आपके आईपीएफ फंड में चले गए, आपने डिविडेंड चैप्टर में पढ़ा होगा, वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। कुछ आपके शेयर्स जो कस्टोडियन के पास हैं जीडीआर एडीआर के केस में, तो वो भी एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो ये शॉर्ट में अभी देखिए, ये जो 11 पॉइंट्स मैंने बनाया है, ये यहां पर आपका कौन सा प्रोसेस चल रहा है। लुक एट द स्क्रीन्स अगेन, ये देखिए लेआउट, एक बार फुल पेज करो, मैं वापस दिखा रहा हूं। जहां एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए होती है वो केस तो बहुत सिंपल है सर, हम लोग इंटरनली बीआर पास किए, स्टॉक एक्सचेंज के पास गए, पब्लिक नोटिस दे दिए, फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट पोस्ट डीलिस्टिंग में दे दी, और अप्लाई जो किए हुए थे स्टॉक एक्सचेंज को वो डिस्पोज ऑफ भी कर देता एप्लीकेशन विद इन 30 वर्किंग डेज। सर 15 था ना, 15 तो इस केस में था वेयर एग्जिट अपॉर्चुनिटी इज रिक्वायर्ड। यहां मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होता है, एक्वायरर आईपीए करता है। अब देखो 21 दिन ऑफ आईपीए के अंदर बीआर पास हुआ है, पर बीआर पास इतना इजीली नहीं है, डीडी रिपोर्ट ऑफ अ पीयर रिव्यू सीएस देखना पड़ता है। विद इन 45 डेज ऑफ बीआर एसआर, और कैसा एसआर है वो भी लैंग्वेज देखो, SR by postal ballot e-voting and votes in favor of public shareholders is greater than equal to votes against by public shareholders। मैं सम करवाऊंगा इस पर। और शेयर होल्डर्स अप्रूवल आ गया सर, खत्म क्या? नो नो, अब हमें स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करना है इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए, और इस टाइप के एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज 15 वर्किंग डेज के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देता है। ये पहले हम लोग पढ़ चुके थे, फिर समेट के आगे बढ़ रहे हैं। अब सर, अब हमें एस्क्रो अकाउंट में हमने कुछ पैसा पहले रख दिया है, कुछ डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट के पहले रखेंगे। डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट विद इन लेआउट प्लीज। अब देखो ये तो रिवीजन हुआ, अब मैं वापस नए चीज को समेट रहा हूं। डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट यानी सेकंड बार एक पब्लिक अनाउंसमेंट टाइप की चीजें जा रही है। पहला था आईपीए, फिर है डीपीएस। डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट इज विद इन 1 वर्किंग डे ऑफ रिसीविंग द शेयर होल्डर स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल। फिर विद इन डीपीएस के 2 वर्किंग डे के अंदर लेटर ऑफ ऑफर पब्लिक शेयर होल्डर्स को डिस्पैच हो रहा है। बिडिंग पीरियड कब स्टार्ट होगा? डीपीएस के 7 वर्किंग डे के अंदर फाइनली लोग बिडिंग करेंगे रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस में। बिडिंग पीरियड 5 वर्किंग डेज का होता है। नाउ विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ क्लोजर ऑफ द बिडिंग पीरियड एक्वायरर विल अनाउंस सक्सेस और फेलियर। एंड यूजुअली सक्सेसफुल मतलब मिनिमम कितने शेयर्स पब्लिक को प्रमोटर्स को एक्वायर करने पड़ते हैं, उसके पास ऑलरेडी था, अब वो इतना और एक्वायर करेगा कि वो 90% ऑफ द इश्यूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास पहुंच सके। पर कई बार वो 90% वाला में क्या क्या चीज नहीं आता है, लाइक जो इनएक्टिव शेयर होल्डर्स है वो वोट करने ही नहीं आएंगे, ना उनको ट्रेसेबल है, या जो शेयर्स आईपीएफ में चले गए वो सब भी यहां पर आने वाले हैं। तो ये पॉइंट्स आपको
कौन सा पॉइंट्स चल रहा है? एग्जिट अपॉर्चुनिटी जब दरकार पड़ती है, ये उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स चल रहे हैं यहां पर। तो अगर मैं ब्रॉडली बोलूं तो ये जो आंसर्स है ना, ये 6 पॉइंट्स आपको दिखाई दिए, एंड दीज पॉइंट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। यानी 2 पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया, और अब आप देखोगे यहां पर एक थर्ड पब्लिक अनाउंसमेंट भी जाएगा, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन। फुल पेज का रहने दीजिए, 2 मिनट बताते हैं। Okay. So is it fine everyone? Layout once again. तो डीपीएस है और कैसे कैसे पेमेंट्स हो रहे हैं और आपने कैसे पॉइंट्स को समेटा है। सर ये कहाँ है इतना जो आप बता रहे थे एग्जिट अपॉर्चुनिटी के पूरे प्रोसेस को अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड 2 न्यूमेरिकल्स हमारा करना बचा हुआ है आपके संग। वी विल सी दैट, जस्ट अ सेकंड। ओके, वी आर हियर। हम लोग यहां तक तो पहुंच ही चुके थे जो मैंने आपको इससे दिखाया था। लुक हियर एवरीवन, वो जो मैंने पॉइंट्स आपको लिखवाया है उसको मार्किंग पीडीएफ से भी नजर डाल लेते हैं कि एस्क्रो अकाउंट खुल रहा था इतने टाइम के अंदर, और इस एस्क्रो अकाउंट में क्या प्राइस, कितना पैसा डालते हैं। सर आपने बोला था 25% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन, पर इसमें क्या प्राइस को मानेंगे? सर एक फ्लोर प्राइस का कॉन्सेप्ट होता है जो कि एक रेगुलेशंस है उसके अनुसार डिटरमिन होता है, या आपका कोई इंडिकेटिव प्राइस है इफ एनी गिवन बाय द एक्वायरर, विच एवर इज हायर। फ्लोर प्राइस आपका और इंडिकेटिव प्राइस जो आप प्राइस उनको एक इशारा देते हैं, हाँ इतना तक मैं दे सकता हूं, विच एवर इज हायर उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड। बिफोर मेकिंग डीपीएस रिमेनिंग अमाउंट 75% आपके आ जाने चाहिए। एस्क्रो अकाउंट कैश डिपॉजिट और बैंक गारंटी दोनों हो सकता है या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सर ये सब कहां है? वो जो पीडीएफ आपको दी गई है उसमें भी है, और उसी को मैंने और इजी कर दिया ताकि आप परीक्षा के लिए सिर्फ मेरे उन लिखावटों को भी याद करते हैं तो काम हो जाता है। उसके बाद पॉइंट 8 और 9 एक बार रीडिंग का पॉइंट है, कुछ टेक्निकल नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ रियल लाइफ में पॉइंट 8 और 9 को भी आपको यूज करना पड़ता है कई बार। डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था विद इन 1 वर्किंग डे फ्रॉम इन प्रिंसिपल अप्रूवल। ये आप इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल, रीजनल कहां पर होगा आप जानते हैं अभी, ऑफ दैट रीजन जहां स्टॉक एक्सचेंज सिचुएटेड है वहां के वर्नाकुलर लैंग्वेज में। उसके बाद लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच हो जाता है विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम डीपीएस। विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम डीपीएस लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच हो जाता है पब्लिक शेयर होल्डर्स को। फिर इसमें रीडिंग कैटेगरी के हैं, कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स आपको एग्जाम के लिए करना था जो मैंने पीडीएफ में भी मार्क करके रखा था। बिडिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम डीपीएस। बिडिंग पीरियड 5 वर्किंग डेज का है। यहां तक बोलो मिला? Now within 2 working days from the closure of the bidding period, acquirer makes the announcement of failure or success of the reverse book building process, और
ये भी एक थर्ड पब्लिक अनाउंसमेंट है इन द सेम 3 न्यूज़पेपर्स में करता हूं, यानी कि पब्लिक अनाउंसमेंट 3 बार आ गया। एक बार तो आईपी एक्वायरर ने किया, एक बार डीपीएस हुआ और एक बार थर्ड अनाउंसमेंट हुआ। सर डीपीएस कब होता है? सर मैं भूल गया पढ़ते पढ़ते। तो कम हियर, लुक एट दिस चार्ट। डीपीएस का स्टेज क्या था? लुक एट द स्टेज ऑफ डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट। 3 पब्लिक अनाउंसमेंट हो रहे हैं। एक तो एक्वायरर ने अपने इंटेंशन को बता दिया, ओके। डीपीएस की नौबत कब आती है? डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट की नौबत विद इन 1 वर्किंग डे फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। सर तो वो थर्ड वाला कब नौबत आता है? थर्ड वाला नौबत आता है विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द बिडिंग पीरियड अबाउट द सक्सेस और फेलियर। दिस इज द थर्ड पब्लिक अनाउंसमेंट, थर्ड पब्लिक अनाउंसमेंट विच आई एम मेकिंग इनडायरेक्टली। सो वापस बोलिए, फर्स्ट तो आईपीए हुआ, मैं आपको याद करवा रहा हूं। डीपीएस की नौबत कब आई? सर इन प्रिंसिपल अप्रूवल स्टॉक एक्सचेंज से मिलने के बाद ही मैं डीपीएस दूंगा। सर डीपीएस में क्या आता है? वो रेगुलेशंस के शेड्यूल में पूरा डिटेल्ड एक तो दिया हुआ है, वो एग्जाम में नहीं पढ़ना पर आज बेयर एक्ट में आपको मिल सकता है। सो थर्ड वाला कब आता है? विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द बिडिंग पीरियड मुझे ये करना पड़ता है, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको करवा दिए। तो अब आप पन्नों के बीच में नहीं फंसोगे बिल्कुल भी कि इतने सारे पेजेस हैं, आप उसमें आपको फंसना नहीं है, ओके। पॉज करिएगा एक बार ओके। तो आपने ये सारे पॉइंट्स देखे। तो फाइनली 3 पब्लिक अनाउंसमेंट्स आ रहा है। सर एक चीज बताइए, आप बोल रहे थे हम लोग तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल स्टॉक एक्सचेंज को जमा दे रखे हैं अभी तक, और वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला, उसके 1 वर्किंग डे के अंदर डीपीएस भी हुआ, और डीपीएस के कुछ टाइम के बाद फिर लेटर ऑफ ऑफर भी डिस्पैच हो गया। डीपीएस के कुछ टाइम के बाद बिडिंग भी खुला, बिडिंग पीरियड खुला, बिडिंग पीरियड बंद हुआ, हमने फिर अनाउंसमेंट कर दिया ऑफर सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, डिपेंडिंग कि मुझे वो उतने लोगों की हाँ मिली या नहीं मिली। सर एक बात बताइए, शेयर होल्डर्स अपना शेयर्स अब टेंडर करेंगे, शेयर होल्डर्स को पेमेंट मिलेगा, एक प्राइस डिटरमिन होता है बुक बिल्डिंग में। दिस इज अ न्यू प्रोविजन जो मैं कल सिखाऊंगा आपको, आज इसके बैकग्राउंड को दे रहा हूं। नाउ दिस इज द प्राइस विच इज डिस्कवर्ड। हो सकता है बिडिंग में मैं एक्वायरर हूं, प्रमोटर हूं, मुझे तो ऑफकोर्स ज्यादा नहीं देने का मन करेगा, कंपनी की हालत है भी नहीं अच्छी, और बिडर्स कुछ भी दाम लगा दें, बिडिंग में बहुत ऊपर वाला रेट कोई डिटरमिन हो गया, द डिस्कवर्ड प्राइस, दैट इज द प्राइस डिटरमिन थ्रू बुक बिल्डिंग, वो अगर बहुत हायर डिटरमिन हो जाता है तो क्या मेरे लिए जरूरी है कि मैं उसी प्राइस पे करूं? यू कैन रिजेक्ट। तो ये सब आप देखोगे कल, डिस्कवर्ड प्राइस को मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूं। मेन यहां पर जो आपको देखने वाली चीजें हैं वो ये है कि अक्वायरर क्या रिजेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है डिस्कवर्ड प्राइस को, एंड फिर काउंटर ऑफर ला सकता है कि दिस विल बी डूइंग टुमारो। बट यहां पर एक चीज आपको भी समझो, फाइनली लोगों को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं और उनको हम जो भी प्राइस ऑफर किया जाता है, पेमेंट के कितने टाइम के बाद, ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द पब्लिक शेयर होल्डर्स। कल प्राइस का कुछ हम लोग हलचल देखेंगे, पर जब उनको पेमेंट हो जाता है देन वी मेक फाइनल एप्लीकेशन फॉर डीलिस्टिंग। एंड जो लोग शुरू में हाँ नहीं बोले थे, सपोज 90% हाँ बोले थे, कुछ पब्लिक शेयर होल्डर्स अभी भी हाँ नहीं बोले, वो भी आने वाले 1 साल के अंदर आकर वापस आ सकते हैं। यानी उनके लिए भी एक ऑफर खुला है, जो पहले हाँ नहीं बोले वो बाद में भी आ सकते हैं, उनको सेम प्राइस पर दे दिया जाएगा। सर आप करवाना क्या चाह रहे हैं? लुक हियर एवरीवन, कितना नंबर पॉइंट चल रहा था? 11 नंबर पॉइंट। अब आइए अब 12 नंबर पॉइंट जो हम लोग डिटर्मिन कर रहे थे। प्राइस इज डिस्कवर्ड, it may be accepted, it may be rejected, it may be counter offer, कुछ और भी ऑफर जा सकता है अब। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी ना कभी तो पेमेंट होगा विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। जब भी आप पेमेंट कर दो, इतने दिनों के अंदर क्या करना है हमें? final application to stock exchange. Okay, just a second, एक बार मत कॉपी करिए। ये देखो यहां पर विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट। ओके, सो वेट फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट दे विल अप्लाई फॉर डीलिस्टिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज। ओके, लैंग्वेज ये है। तो विद इन 5 वर्किंग डेज
from the date of payment, they will final application to stock exchange is made for delisting, which is disposed of. स्टॉक एक्सचेंज पे भी बहुत वो है आजकल की टाइम से डिस्पोज करे विद इन डैश डेज, 15 वर्किंग डेज के अंदर उन लोग इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे. तो पेमेंट भी हो रहा है. प्राइस जो डिस्कवर्ड को आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, या काउंटर ऑफर का कुछ चक्कर है. इस पर एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांस है एग्जाम में विद न्यूमेरिकल. ये हम लोग कल देखेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ डीलिस्टिंग में. एंड विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट फाइनल एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज. अब आप बोलोगे सर एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज हो गया था ना, अप्रूवल तो मिल गया था ना सर मेरे को. वेट, ये जो आपको अप्रूवल मिला था स्टॉक एक्सचेंज से, ये आप शेयर होल्डर्स अप्रूवल के बाद जो एप्लीकेशन किए थे, ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए था. ओके. और उसके बाद आप ये डीपीएस किए हैं, लेटर ऑफ ऑफर भेजे हैं, बिडिंग स्टार्ट हुआ है, ये सब बाद में हुआ है. अब आप क्या करें, जब फाइनली अगर पेमेंट हो जा रहा है, जो भी प्राइस फाइनली वो सिलेक्ट करते हैं, अप्रूव करते हैं, वो कहानी कल देखेंगे. विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट फाइनल एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज इज मेड फॉर डीलिस्टिंग व्हिच इज डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 15 वर्किंग डेज. तो ये कहां लिखा हुआ है 15 वर्किंग डेज वाली बात, ये यहां पर भी लिखी हुई थी वापस से. फ्रॉम द डेट योर एप्लीकेशन इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स. एंड रिमेनिंग शेयर होल्डर्स को भी मौका दिया जा रहा है कि वो 1 ईयर तक वापस आ सकते हैं एट द सेम प्राइस. जो पहले हाँ नहीं बोले थे वो भी 1 साल तक वापस आ सकते हैं. बट मैंने क्या किया बताओ, एक ये 16-17 पॉइंट्स में एग्जिट अपॉर्चुनिटी के पूरे प्रोसेस को ब्रॉडली अच्छे से डिजाइन कर दिया है यहां पर. तो ये फर्स्ट क्लास ऑफ डीलिस्टिंग है जहां पर आपने ब्रॉडली मेन चीजें एग्जिट अपॉर्चुनिटी वाली समझ ली है. और कल हम लोग ये प्राइसिंग नॉर्म्स एंड ये पब्लिक शेयर होल्डर्स के फिगर्स और 90% का गिनती कल ये हम लोग सीखने वाले. So copy this again and we'll meet again tomorrow. Carry the notes. तो आपको तो नोट्स बनाना नहीं है, मैंने ही आपके लिए सब कुछ बना दिया. तो आई थिंक कल भी चलेगा ये क्लास, पर अभी कॉपी करिए इसको. चलो फुल पेज कॉपी दिस एवरीवन. ओके, तो जस्ट कम टू दिस चार्ट अगेन, लेआउट. ये रिमेनिंग पब्लिक शेयर होल्डर्स क्या आने वाले 1 साल तक वापस आ सकते हैं कि हमारा भी ले लीजिए आप लोग. इफ दे वांट दे कैन आल्सो कम इन विद इन 1 ईयर एंड एट द सेम प्राइस. ओके, कुछ इसमें से पॉइंट्स जो है लेआउट हम लोगों ने मार्क नहीं किया बिकॉज दे आर प्योर रीडिंग कैटेगरी. एग्जामिनेशन अप्रोच में वहां से क्वेश्चंस नहीं आते. नाउ दीज आर सम लेआउट कर दीजिएगा. ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग डीलिस्टिंग. अगर ये थियोरी क्वेश्चन आ जाए प्लीज क्वेश्चन बनाइएगा. ड्यूरिंग डीलिस्टिंग प्रोसेस सेबी के अनुसार कंपनी के भी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं कि कंपनी जैसे डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट कंपनी को खबर मिलती है हुआ है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल कंस्टिट्यूट अ कमिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. आई होप यू नो व्हाट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. जो कमिटी ये जो इंडिपेंडेंट कमिटी है ये रिकमेंडेशंस देगी कि क्या डीलिस्टिंग करना चाहिए, रीजंस बताएंगी अपना प्रपोजल के बारे में. एंड कमिटी एक्सटर्नल प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकती है, कंपनी को खर्चा बियर करना पड़ेगा. तो अब तुम वापस पूछोगे सर व्हाट इज अ डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट. मैं वापस आपको दिखाऊंगा, बार बार इसलिए दिखा रहा हूं आप भूले ही नहीं कि डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट एक करना पड़ता है आफ्टर गेटिंग within 1 working day of receiving the in principle approval of stock exchange. सर स्टॉक एक्सचेंज का इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए हम जाते कब है यहां पर? अगर आपको याद हो पहले एक इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ था, मैच करते रहिए. इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट के 21 दिन के अंदर बीआर
वो बीआर इतना इजीली पास नहीं होता है, बहुत सारा पीयर रिव्यू सीएस का कुछ रिपोर्ट स्टडी करने के बाद, सेटिस्फाई होने के बाद बोर्ड अप्रूवल के 45 दिन के अंदर, सॉरी 21 दिन के अंदर तो आईपीए था, 45 दिन के अंदर बोर्ड के 45 दिन के अंदर एसआर, वो भी कैसा एसआर आपने देखा, शेयर होल्डर्स अप्रूवल के 15 वर्किंग डे के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई कर रहे थे हम फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल। उसके बाद यहां पर जब इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ जाता है देन डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट इज डन। सो तो फाइनल वाला एप्लीकेशन कब होता है? पेमेंट करने के 5 दिन के बाद। ओके, अब थोड़ा सा हमारा ये चैनल, ये पूरा लिंक बेटर समझ में आ रहा है। नाउ वेट, तो अगर 4 मार्क्स लिखो, क्वेश्चन जो लोग बना रहे हैं, पहले तो वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी विदाउट बिल्डिंग एंड विद बुक बिल्ड अप, एग्जिट अपॉर्चुनिटी, नो एग्जिट अपॉर्चुनिटी एंड एग्जिट अपॉर्चुनिटी का 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो 8 का हो गया एक्चुअली। अब ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी में क्या ऑब्लिगेशंस आया है यहां पर कि कंपनी को एक कमिटी बनाना पड़ रहा है। वो कमिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कमिटी है जो एक इंडिपेंडेंट सजेशन देगा शेयर होल्डर्स को डीलिस्टिंग के लिए, हाँ बोलना चाहिए ना बोलना चाहिए। वो प्रोफेशनल एडवाइस लेंगे और उसके बाद सजेशन देंगे। दे सीक प्रोफेशनल एडवाइस एंड देन दे गिव द सजेशंस। ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? चेक कर लो। एंड they will also disclose the voting pattern of the meeting in which the proposal was discussed। कैसे कैसे कितने लोगों ने बोर्ड मीटिंग में हाँ बोला था, उस वोटिंग पैटर्न को भी डिस्क्लोज करेंगे। मर्चेंट बैंकर की क्या क्या जिम्मेदारी होती है बिफोर मेकिंग डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट? मर्चेंट बैंकर को ये चीजें देखना पड़ता है। कंटेंट्स ठीक था क्या डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट का, लेटर ऑफ ऑफर का, ये सब दिख रहा है क्या? कंपनी के पास पैसे हैं? जितने भी इंटरमीडियरीज इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं वो रजिस्टर्ड तो है ना, कोई उल्टे फुल्टे लोग तो नहीं आके शामिल हो गए हैं प्रोसेस में? ये 4 मार्क्स का बोरिंग क्वेश्चन कभी डेवलप हो सकता है। चेक कर लो, दीज आर प्योर मार्किंग कैटेगरी क्वेश्चंस जो मैं आज करवा दे रहा हूं। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट किया जो इनमें 20-25 पन्नों में फैला हुआ था, उसको मैंने 3 चार्ट में आपके लिए उसको समेटवा दिया है। ये मार्क्ड पीडीएफ आपको ऑलरेडी सर्कुलेट की जाएगी, आप उसको लेकर टेंशन में मत आइए। उसी तरह एक्वायरर के भी कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं कि एक्वायरर के पास पहले पैसों का बंदोबस्त होना चाहिए, उसके बाद ही वो आईपीए करे तो बेटर होगा। और कोई अप्रूवल्स और अगर उसे पाना है तो उसको भी वो पा कर रखे। एक्वायरर को ये भी देखना होगा कि कंटेंट्स सारे सेबी के अनुसार हो, ट्रू एंड फेयर हो, एंड उनकी जॉइंट लाइबिलिटी होती है। ये सब कॉमन डायलॉग्स है। एंड नो एक्वायरर शैल सेल द शेयर्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द डीलिस्टिंग पीरियड। आप कोई शेयर्स को बेच नहीं कर सकते। एंड एक्वायरर को रिमेनिंग पब्लिक शेयर होल्डर्स को भी सेम प्राइस पर एक्वायर करना पड़ेगा 1 साल तक, जो मैंने आपको बताया था, सेम प्राइस। चलिए टेक द मार्किंग्स। तो इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है, ये थोड़ा पढ़ने से डेवलप हो जाता है। एंड आई एम नॉट सेइंग इट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, बट कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए अच्छे से व्हेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉज करके पहले मार्किंग को इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा जो लोग क्लास कर रहे हैं घर पर। तो आज हमने इसी रेगुलेशंस के कई चैप्टर्स किए, मतलब ये जो बेयर एक्ट का पोर्शन है इसमें चैप्टर 4 तक हमने आज टच किया है। फिर भी कुछ अंश बचे हुए, न्यूमेरिकल्स बचे हुए, वो हम लोग कल करेंगे। ओके, रेगुलेशन नंबर 22 लिख के रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। रेगुलेशन नंबर 22 एंड 23 आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर एक बात बताइए, ये जो पीपीटी था जो आपने दिखाया था उसमें यही सब चीजें वापस लिखी हुई थी? लेआउट प्लीज। अगर हम वॉलेंट्री डिलिस्टिंग करते हैं जहां कोई एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देना है तो यही है हमारा जो प्रोसेस, और 30 वर्किंग डेज के अंदर उन लोग डिस्पोज ऑफ कर देंगे एप्लीकेशन को। और वॉलेंट्री डिलिस्टिंग विद एग्जिट अपॉर्चुनिटी आईपीए, हाँ सर, पर इसके पहले एक मर्चेंट बैंकर भी बना सकता हूं मैं। बोर्ड का अप्रूवल, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल, कैसा अप्रूवल है शेयर होल्डर्स का? एसआर and votes in favor by PS, public shareholders, are at least twice the votes against by public shareholders. In principle approval from stock exchanges, और ये within 15 days working days के अंदर हमें अप्लाई कर देना है, और ये मिलते ही within 1 working day DPS।
और फिर डीपीएस के बाद भी बहुत प्रोसेस हुआ था, लेटर ऑफ ऑफर, बिडिंग पीरियड, फिर पेमेंट हो गया, पेमेंट के बाद लास्ट में फाइनल एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, और डिस्पोज ऑफ भी हो जाएगा 15 वर्किंग डेज के अंदर। तो ये हम लोग आज पढ़ चुके हैं और बेटर डिस्कशन के साथ। सर इसके बाद रोल ऑफ पीयर रिव्यू सीएस, ये हमने देखा था आज कि इनको ये टाइप के, अगर एग्जाम में ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज नोट डाउन, अभी लिखो, रोल ऑफ पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी ड्यूरिंग दी डीलिस्टिंग प्रोसेस। तो उनको ये लर्न करना पड़ेगा कि अपनी रिपोर्ट वो कंपनी को सबमिट करते हैं, डिटेल्स ऑफ टॉप 25 शेयर होल्डर्स, डिटेल्स ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन फॉर लास्ट 2 years, ये सारे डिटेल्स, रोल ऑफ पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी, इट्स अ 3 mark क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, आने का अच्छा चांस है। लर्न दिस क्वेश्चन टू। यानी आज मैं एग्जामिनेशन के एंगल से एक तो करवाया एग्जिट अपॉर्चुनिटी, नो एग्जिट अपॉर्चुनिटी का प्रोसेस, एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोसेस पूरा डिटेल में, फिर उसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस लाइक कितने लोगों का सक्सेसफुल, कितने लोगों का एक्विजिशन हमारे हाथ में आना चाहिए, 90% वाली गिनती। रोल ऑफ पीयर रिव्यू सीएस इज अ सेपरेट 3 to 4 mark क्वेश्चन, जहां आपको ये पूरा चार्ट याद होना चाहिए, इसके अंदर के ब्रेकअप्स भी लिख लो, रोल ऑफ पीयर रिव्यू सीएस इन डीलिस्टिंग। फिर ये बातें भी हमने अभी देखी, एस्क्रो, डीपीएस, लेटर ऑफ ऑफर वाली बातें। ओह फैंटास्टिक, और ये वापस जो हमने चार्ट लिखा था, ये पीपीटी भी इसमें मैं अटैच कर दूंगा, ये भी आप देखेंगे, बिडिंग पीरियड कब स्टार्ट होता है, लेटर ऑफ ऑफर, ओके। तो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। कंपनी की ऑब्लिगेशंस, कमिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो बातें थी, उनको अपना व्यू, शेयर होल्डिंग, वोटिंग पैटर्न भी ये सब बताते हैं। एंड 5 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट पब्लिक अनाउंसमेंट पेमेंट भी कर दो, और स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई भी कर दो विद इन 5 वर्किंग डेज। अच्छा एक पॉइंट और मिला है, पब्लिक अनाउंसमेंट विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ क्लोजर ऑफ द बिडिंग, हमें पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ता है, एंड विद इन 5 days of the public announcement make payment to shareholders, then final applications to stock exchange within 5 days। ये तो हो गया था। एक पॉइंट हम लोग अपने चार्ट में मिस किए थे, अभी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। पब्लिक अनाउंसमेंट एक थर्ड वाला आपने किया था ना कि फेलियर हुआ या नहीं हुआ, उसके 5 वर्किंग डेज के अंदर पेमेंट होना चाहिए। तो लुक हियर, कहां गया ये, प्राइस इज डिस्कवर्ड, और यहीं पे ऐड कर दो, पे विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ सक्सेस फेलियर। अगर सक्सेस हुआ तो ही पेमेंट होगा ऑफ कोर्स, और फिर उसके 5 वर्किंग डेज के अंदर आप एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज कर देते। तो 12 नंबर पॉइंट जो था उसमें दिस एडिशन वी आर मेकिंग, पे विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द सक्सेस। तो रिवीजन का ये भी फायदा होता है कि अगर कुछ बीच में पॉइंट्स छूटा है उसको भी हम ग्रिप में ले लें। तो एक चीज अगर आप देखो, चार्ट कंपेयर करके पढ़ना एंड बेयर एक्ट को भी सब्सटेंस में रखना। सर क्वेश्चन कैसा आएगा, मैंने बताया आपको, रोल ऑफ, किसका रोल, पीयर रिव्यू सीएस ड्यूरिंग डीलिस्टिंग, दिस कैन बी अ 3 to 4 mark क्वेश्चन। एग्जिट अपॉर्चुनिटी विदाउट, सॉरी, डीलिस्टिंग विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी का प्रोसेस 4 marks। डीलिस्टिंग in the case where exit opportunity is required to be given, this can come for 8 marks, जहां पर ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समेट कर लिखने पड़ेंगे। उसके बाद वो जो एसआर वाला क्वेश्चन था वो अलग से एक 4 mark आएगा, क्योंकि इसमें एसआर बाय पोस्टल बैलेट वो खोजेंगे, एंड वोट्स इन फेवर ऑफ बाय पब्लिक शेयर होल्डर्स इज 2 times द वोट्स अगेंस्ट। इस पे न्यूमेरिकल्स कल करेंगे। फिर मिनिमम कितने नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर करने हैं फॉर सक्सेसफुल डीलिस्टिंग, और 90% में आजकल कुछ कुछ एक्सक्लूड हो जाता है, मतलब सारे 90% में ये जो नया अमेंडमेंट आया है, आई विल शो यू दिस पर्टिकुलर रेगुलेशन नंबर 21। ये अमेंडमेंट के बाद बोल रहा है एक्सक्लूड कर दो इन चीजों को, दिस इज न्यू अराइवल। लिखा है शेयर्स हेल्ड बाय इनएक्टिव शेयर होल्डर्स या शेयर्स ट्रांसफर टू आईपीएफ फंड, ये वाले शेयर होल्डर्स को एक्सक्लूड करके 90% टोटल शेयर्स को देखना है। सपोज 1 लाख शेयर्स है जिसमें से 5,000 इनएक्टिव है, तो मुझे, या 10,000 इनएक्टिव है, तो मुझे 90,000 का 90% देखना होगा। या शेयर्स हेल्ड बाय ट्रस्ट अंडर, अब तो नाम चेंज हो गया आपको पता ही है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस 2021। तो शेयर्स हेल्ड बाय अ ट्रस्ट फॉर इंप्लीमेंटिंग दीस टाइप ऑफ स्कीम्स वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। शेयर्स हेल्ड बाय कस्टोडियन अगेंस्ट विच डिपॉजिटरी रिसीट्स हैव बीन इशूड, आपने नाम सुना होगा, जीडीआर, एडीआर,
तो वो जो कस्टोडियन के पास शेयर्स हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे. शेयर्स हेल्ड बाय ट्रस्ट, तो इस पे एक न्यूमेरिकल आने वाला है जहां ये इंफॉर्मेशन दिया रहेगा आपको. ये 3 मार्क्स का है कैलकुलेशन. पहले भी आया हुआ है, बट नाउ दे विल गिव दैट दीज टाइप ऑफ शेयर्स आर इंक्लूडेड इन द टोटल इशूड शेयर्स. तो इनको हटा करके 90% देखना है मुझे. तो ये मार्क्ड पीडीएफ है, तो टेंशन नहीं. अगर कोई मार्किंग छूट गई है तो आप मार्क्ड पीडीएफ वेबसाइट से मार्क्ड नोट्स ऑफ डीलिस्टिंग से भी आंसर निकाल सकते हैं. ओके, अब ये काउंटर ऑफर का कॉन्सेप्ट जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ये सब हम लोग कल देखेंगे. तो अभी तक जो मेन चैलेंजिंग पार्ट था, दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ. थैंक यू सो मच. वेट फॉर द नेक्स्ट सीरीज ऑन डीलिस्टिंग रेगुलेशंस.